हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज संडे है और आपको पता होगा कि संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर का वीडियो आता है। तो इस वीक यानी 1 से लेकर 8 अगस्त तक के बीच का जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, जो भी करंट अफेयर होगा, वो आपको पूरा इस वीडियो में मिलेगा पूरे डिटेल के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त को मनाया जाता है। आपको पता होगा ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक, जिसे तलाक ए बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसे 18 मई 2017 को गैर कानूनी घोषित किया था। उसके बाद वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार इसे 1 अगस्त 2019 को सभी विपक्षी दलों के विरोध, इसमें सभी विपक्षी दल ने इसका विरोध किया था, उसके बावजूद भी मोदी सरकार इस विधेयक को कानूनी रूप प्रदान किए। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के अनुसार जो मुस्लिम पुरुष है उन्हें एक विशेष अधिकार प्राप्त है। वो प्राप्त है कि वह 3 तलाक शब्द का उच्चारण करके अपने वैवाहिक संबंध को रद्द कर सकते हैं। लेकिन अब इसे गैर कानूनी घोषित किया गया, इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है या उसे जुर्माना हो सकता है, या दोनों का प्रावधान किया गया है। बहुत ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं जिसमें 3 तलाक हो, इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है, लेकिन भारत में अभी हुआ है। तो दुनिया का पहला इस्लामिक देश मिस्र है, जिसने 1929 में इसे गैर कानूनी घोषित किया। 1929 में मिस्र के साथ साथ सूडान भी इसे गैर कानूनी घोषित किया। यहाँ तक कि अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी इसे 1956 में गैर कानूनी घोषित किया। 1959 में इराक, 72 में बांग्लादेश और 1969 में मलेशिया ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 2021 में किस देश को ब्रिक्स का राष्ट्रपति पद संभालने की उम्मीद है? यानी 2021 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा वो किस देश होगा, कौन देश इसका नेतृत्व करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना देश भारत इसका नेतृत्व करेगा। अभी आपको पता होगा कि 30 जुलाई को ब्रिक्स के जो भी पर्यावरण मंत्री थे उनका 6ठा बैठक हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रसिया ने किया था। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। इसमें भारत की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने प्रतिनिधित्व किया था। अब 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, इसके पहले 2019 में हुआ था, जो 13 से 14 नवंबर 2019 को हुआ था। इस समिट का अध्यक्षता ब्राज़ील ने किया था। और इसके बाद वाला जो होगा उसका अध्यक्षता जो 2021 में होगा उसका अध्यक्षता अपना देश भारत करेगा। ब्रिक की स्थापना 2009 में हुई थी। इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना थे, और लास्ट में 1 साल बाद यानी 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका सदस्य बना। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, यानी जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है अभी? अर्जुन मुंडा जी, इन्हें सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया है? तो सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण की जो परियोजनाएं है उन्होंने इसे प्रदान किया, अच्छा से किया, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। यह जो प्रोजेक्ट था, यह डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के साथ साथ पारदर्शिता लाने, सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की जो अटूट प्रतिबद्धता थी उसकी दिशा में यह एक कदम था। इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। चलिए आगे चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन के लिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और सबको करना है कम समय में। नासा द्वारा प्रक्षेपित रोबोट मंगल रोवर का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए। नासा जैसे आपको पता होगा कि जुलाई मंथ में 3 देश ने अपना रोवर मंगल पर भेजा था। कौन कौन? यूएई, चाइना और यूएसए। तो यूएसए जो नासा भेजा था उसके मंगल रोवर का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परजर्वेंस इसके मंगल रोवर का नाम है। यह 30 जुलाई को नासा ने अपने रोवर को मंगल के लिए भेजा था। कहाँ से? तो फ्लोरिडा के कैप केनावेरल एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ से इसे भेजा गया था। और आशा किया जाता है कि इसका लैंडिंग 18 फरवरी 2021 को मंगल पर हो जाएगी। नासा भेजा था, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, जिसकी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रमुख जिम ब्रेडन स्टीन है। अब यूएई ने भी भेजा था, तो यूएई के मिशन का नाम था होप, और यूएई प्रथम इस्लामिक कंट्री था जिसने यह कार्य किया था। यह प्रथम अरब देश था जिसने मंगल के लिए अपना रोवर भेजा। और चाइना भेजा था, तो चाइना का तियानवेन-1 इसका नाम था। तो चाइना इसके पहले भी भेजा था लेकिन इसका असफल रहा था, और ये यूएई का प्रथम है। और यूएसए के था 2-3 रोवर ऑलरेडी वहाँ पर हैं भी।
मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। यह मनोज सिन्हा, तो मनोज सिन्हा 1 जुलाई 1959 को इनका जन्म हुआ था यूपी के गाजीपुर में। इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1982 से बीएचयू में, यानी बीएचयू जो था उसमें स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 1996 में यह पहली बार एमपी यानी लोकसभा के सदस्य चुने गए और यह पूर्व मंत्री ऑफ कम्युनिकेशन थे, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी थे। ये रेलवे के राज्य मंत्री के पद पर भी ये कार्य कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया गया है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तमान सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी है। यह सेकेंड बार है जो उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। लॉकडाउन के पहले भी एक बार उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था 6 मंथ के लिए और दोबारा इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया 18 मंथ के लिए, यानी टोटल 2 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। अजय त्यागी एक आईएएस ऑफिसर हैं जो 28 फरवरी 2022 तक सेबी के अध्यक्ष पद पर रहेंगे। अब सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट पारित करके इसे वैधानिक संस्था बना दिया गया। वैधानिक संस्था का मतलब वैसी संस्था जिसे कैबिनेट यानी संसद से एक्ट पारित करके स्थापित किया जाता। और संविधानिक संस्था का मतलब ऐसी संस्था जिसका संविधान में वर्णन है, यानी उसके लिए कोई ना कोई आर्टिकल दिया गया। तो यह एक वैधानिक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और यह इंडिया के कैपिटल मार्केट शेयर बाजार को मॉनिटर और रेगुलेट करता है। चलिए आगे चलते आज के 7वें क्वेश्चन के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किस राज्य के द्वारा भारत में पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उत्तराखंड के द्वारा हो जा रहा है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जंगलों में किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक देहरादून और एक गैरसैंण। यहाँ उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बना हुआ था। इसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इसे देवभूमि भी बोला जाता है और इसका हाईकोर्ट जो है यह नैनीताल में है। आज का 8वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2020 अगस्त तक 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते को पार कर गई है। यह योजना की कब शुरुआत हुई थी? जनधन योजना के बारे में आपको पता होगा। इसका शुरुआत बताना है कब हुआ था। इसका शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 को। यह योजना अब 40 करोड़ से अधिक बैंक खाता इस योजना के अंतर्गत खुल चुकी है। आपको पता होगा कि इस योजना का जिस दिन शुरुआत हुआ पहले दिन ही 15 मिलियन बैंक अकाउंट खुला हुआ था और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी चला गया कि पहले दिन 15 मिलियन बैंक खाता खुला गया। इसका लॉन्च प्रधानमंत्री मोदी ने किया हुआ था, जिसकी घोषणा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2014 को उन्होंने घोषणा की थी और 28 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना हो गई। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। आगे चलते, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज गुप्त ऑपरेशन। चलिए, पुस्तक का नाम है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यतीश यादव इस पुस्तक के लेखक है। यतीश यादव एक पत्रकार और लेखक हैं। इस पुस्तक में उन्होंने रॉ द्वारा किए गए जो भी वीरतापूर्ण कार्य थे उसकी झलक को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया हुआ है। इस पुस्तक में उन्होंने बतलाया कि कैसे जो मेजर ऑपरेशन है, बड़े बड़े ऑपरेशन को रॉ ने अंजाम दिया, यानी रॉ के बारे में इसने उन्होंने दिया हुआ है। चलिए आगे चलते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लोगों के लिए केंद्रीय और राज्य योजनाओं के प्रभावी और कुशल वितरण के लिए विशिष्ट पहचान पत्र ये गलत लिखा हुआ है, इसका नाम होगा परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र को लॉन्च किया गया। किस सरकार ने इसको लॉन्च किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र को लॉन्च किया हुआ। अब हरियाणा में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, उसका योजना का अगर लाभ लेना है तो आपको बहुत सारे दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक दस्तावेज चाहिए, क्या? परिवार पहचान पत्र। इसमें परिवार सहित सभी दस्तावेजों की एकीकृत जानकारी इसमें रहेगी। इसका शुभारंभ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला से किया।
फिलहाल इस पहचान पत्र से 4 योजनाओं को जोड़ा गया है। वह योजना है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, दूसरा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना और विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना से इस मात्र अभी 4 को जोड़ा गया। लेकिन सीएम ने बोला कि 3 से 4 महीना में और भी जितने भी परियोजनाएं सबको इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। अब हरियाणा किया तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चलते आगे, आज के 11वें क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में श्यामल चक्रवर्ती का निधन 6 अगस्त 2020 को हुआ। वह क्या थे? श्यामल चक्रवर्ती क्या थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी श्यामल चक्रवर्ती एक पॉलिटिशियन थे। यह सीपीएम के सीनियर लीडर थे, यानी इनका निधन जो हुआ कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण कोलकाता के हॉस्पिटल में इनका देहांत हो गया। यह 76 वर्षीय एक नेता थे। यह वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में 3 बार परिवहन मंत्री यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं। यह 1982 से लेकर 1996 तक वहाँ के परिवहन मंत्री थे। चलिए आगे चलते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन, खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी केवीआईसी का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज आयोग के साथ अपने कर्मियों के लिए उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन है? यानी पहला सशस्त्र पुलिस बल है जिसने केवीआईसी से अपने जो वर्कर है, कर्मी हैं, उनके लिए उत्पाद को खरीदने जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसको क्या करेगा? अब पहली बार केवीआईसी से अपने वर्करों के लिए, कर्मियों के लिए सामान को खरीदेगा। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने केवीआईसी के साथ अपना संबंध को शुरू किया है, अपने व्यापार को शुरू किया हुआ है। गांधी जी का जो 150वां जयंती था जिसे 2019 में मनाया गया था, उसके लिए एक बैठक हुई थी। उस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया हुआ था। इसमें उन्होंने बताया था कि खादी से बने वस्त्र या अन्य स्वदेशी ग्राम उद्योग जो उत्पाद है उसको आपूर्ति किया जाएगा। उन्होंने बोला इसका हम लोग यूज करेंगे। उसी के तहत अभी आईटीबीपी ने केवीआईसी से समझौता किया है सामान लेने के लिए। आईटीबीपी ने किया था। आईटीबीपी भारत और तिब्बत यानी भारत और चाइना के सीमा के बीच ये रहता है, यह सीमा को सुरक्षा करता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके प्रेजेंट टाइप के डीजी एस देसवाल यानी सुरजीत सिंह देसवाल है और इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 13वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। किस देश ने दियाओ द्वीप को अपने क्षेत्र के रूप में दावा किया है और कानून परिवर्तन गतिविधियों के संचालन के में अपने अधिकार की घोषणा की है? तो ऐसा जो दावा करता है वो कौन देश करता है ये आपको पता होगा ही। ऑप्शन से देखिए आप इसका सही जवाब बता सकते हैं। जी हाँ, आप सही समझ में रहे। इसका सही जवाब होगा चाइना। चाइना ही दावा करता है कि यह मेरा क्षेत्र है, यह उसका क्षेत्र है। वो हम लोग के भारत के भी बहुत सारे जगह पर अपना दावा करता है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। लार्जेस्ट सिटी इसकी संघाई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यहाँ की मुद्रा रेनमिंबी है और यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यह देश है। और इसके बाद अपना देश है भारत जो दूसरे नंबर पे है। आज का 14वां क्वेश्चन, सह टर्मिनस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पीएम का निजी सचिव। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के निजी सचिव। यानी यह गुजरात कैडर के 2010 बैच के एक आईएएस ऑफिसर है। यह अब तक पीएमओ प्रधान मिनिस्टर ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी थे। इसके पहले यह वन और पर्यावरण मंत्रालय में पीएस यानी निजी सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। आज का 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा? एनईपी में कौन पाठ्यक्रम नहीं रहेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एमफिल नहीं रहेगा। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आ रही है, इसके पहले वाली जो शिक्षा नीति थी 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार में आई थी। इसमें 1992 में एक परिवर्तन भी किया गया था। यह 10+2+3 के रूप में था, लेकिन जो अभी नई शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 के रूप में है। यानी प्रथम 5 साल में 3 क्लास जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी था और 1 और 2 ये 5 का अलग सिलेबस होगा, फिर 3 क्लास का अलग, मतलब इसको अलग अलग ढांचे में। इसका सबसे अच्छा चीज़ है कि पहले हम लोग क्या करते थे, अगर कोई बीटेक करके 1 साल पढ़ के छोड़ दिया तो उसका पढ़ाई सब नष्ट हो जाता था, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें अगर कोई 1 साल कोई कोर्स कर रहा है, बीटेक कर ले रहा है, बीसीए कर ले रहा है, एमबीए करके छोड़ दे रहा है, तो भी उसका लाभ मिलेगा, उसको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
और इसमें एक ये भी होगा कि इसमें कोई स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट नहीं है। जैसे पहले स्ट्रीम वाइज था, यानी कोई साइंस वाला सब्जेक्ट है वो साइंस के साथ आर्ट्स नहीं ले सकता था, लेकिन इसमें आपको जो सब्जेक्ट लेना है, अगर आप फिजिक्स हिस्ट्री दोनों साथ में लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत एक मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, यानी उसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय भी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 16वां क्वेश्चन, ग्रेट प्रोफेट 14 किस देश के द्वारा किया गया एक सैन्य अभ्यास है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ईरान का यह एक सैन्य अभ्यास है। आपको बता दें कि इस सैन्य अभ्यास के दौरान ही ईरान अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च कर लिया। ईरान के होर्मुज जलडमरू मध्य में इसका अभ्यास शुरू हुआ है। इसमें स्पीड बोट और सैन्य गोताखोर का प्रयोग करके नकली अमेरिकी एक विमान पोत था, उस पर हमला करके इसने अभ्यास को किया गया। अब ईरान किया तो ईरान को पर्सिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी तेहरान और इसकी भाषा पर्सियन है और राष्ट्रपति हसन रूहानी है। चलिए आगे चलते हैं। आज के 17वां क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? या टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टुअर्ट ब्रॉड 7वें गेंदबाज बन गए जो टेस्ट में 500 विकेट ले चुके हैं। यह इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज हैं और इंग्लैंड के यह दूसरे दुनिया में 7वें, लेकिन इंग्लैंड के यह दूसरे गेंदबाज है जो 500 विकेट ले चुके हैं। यह 2007 में इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला हुआ था। यह एक 500 विकेट जो है 140वां मैच में इन्होंने अपना 500वां विकेट लिया है। अब थोड़ा टेस्ट के बारे में बतला देंगे। टेस्ट में अब तक सबसे ज़्यादा 133 मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन का था। सेनवान जो 708 विकेट लिए हैं, यह 145 मैच में सेनवान ने भी 708 विकेट लिए। अपने भारत के अनिल कुंबले, इन्होंने 132 मैच में 619 विकेट। अनिल कुंबले को जॉम्बो के नाम से भी जाना जाता है, यह कोच भी रह चुके हुए हैं। जेम्स एंडरसन 153 मैच में 589 विकेट लिए हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 जो होगा यह भारत की मेजबानी में होगा। चलिए आगे चलते हैं। आज के 18वां क्वेश्चन, 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसका विषय क्या? आपको बता दें कि जो भी दिवस मनाया जाता है, आपका मेन चीज़ होता है उसका विषय को याद करना, विषय क्या होता है। तो आपको इसका विषय बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका सही जवाब होगा सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानेट, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब इसके बारे में जानते हैं। यह दुनिया में लगभग 120 से अधिक देशों के द्वारा इसे मनाया गया। इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था। स्तनपान जो है यह माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए सही रहता है। इससे बच्चों का स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी ठीक रहता है। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। अब दिवस हो गया तो थोड़ा दिवस के बारे में बतला दें। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकारिता दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त को आपको पता होगा स्तनपान दिवस मनाया जाता है, स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। हम देखेंगे अब 19वें क्वेश्चन को, MOES का युवा शोधकर्ता पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बी और सी। इंद्रशेखर सेन और अरविंद सिंह दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब MOES का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। अब इसके मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन इसके मंत्री हैं। अब इंद्रशेखर सेन को क्यों दिया गया? यह एक अर्थ साइंटिस्ट है तो इनके उत्कृष्ट योगदान। और अरविंद सिंह एक ओशियनोग्राफर है जिन्होंने ओशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उत्कृष्ट योगदान दिए थे, जिनके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आज का 20वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्राम उदय विकास योजना के तहत कार्यक्रम शुरू करने वाले मंत्रालय का नाम बताने हैं। किस मंत्रालय के तहत यह कार्य शुरू हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब होगा MSME का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसके मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं और राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी हैं। इस योजना में 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कोई प्रोजेक्ट को व्यापकता लाने से, यानी पूरे भारत में लॉन्च करने से पहले इसको टेस्ट किया जाता था। टेस्ट में 4 पायलट प्रोजेक्ट पूरे भारत में होगा, जिसमें से एक जो होगा वो हम लोग के जो नॉर्थ ईस्ट साइड में होगा, तो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत में 1 होगा और अलग अलग जगह पर 3 होगा। इसमें प्रत्येक समूह में 4 जगह होगा, यानी 4 समूह को चुना जाएगा। प्रत्येक कारीगरों के जिस समूह को उसमें 50
ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाने वाली मशीन और 10 मिक्सिंग मशीन दिया जाएगा। तो एक जगह पर 50 ऑटोमेटिक मशीन और 10 मिक्सिंग मशीन दिया जाएगा, और यह 4 जगह होगा। तो कुल 200 ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाने वाली मशीन और 40 अगरबत्ती मिक्सिंग करने वाली मशीन दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि अगरबत्ती के उत्पादन में देश में अगरबत्ती का उत्पादन बढ़ाना, रोजगार को सृजन करना और इतना टाइप करना कि हम दूसरे देश में भेज सकें। चलिए आगे देखते हैं आज के 21वें क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी एक जन जागरूकता अभियान को चलाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश ने चलाया। यह मध्य प्रदेश के नगर विकास विभाग के द्वारा चलाया गया और इसकी शुरुआत नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस योजना की शुरुआत की है। अब नाम कितना है, एक मास्क अनेक जिंदगी। अगर एक मास्क आप यूज करते हैं तो बहुत सारी जिंदगी को आप सेव कर सकते हैं, इसके लिए यह योजना शुरुआत किया है। मध्य प्रदेश में बिना मास्क का कोई अगर घूम रहा है, अगर उसको पकड़ा जा रहा है तो उसे 100 रुपया का जुर्माना किया जाएगा इस योजना के तहत, और 100 रुपया का जुर्माना भी किया जाएगा और सरकार इन्हें 2 मास्क फ्री में भी देगा, यानी आपके 100 रुपया का जुर्माना लेगी और आपको 2 मास्क भी देगी। अब मध्य प्रदेश ने किया था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर आनंदीबेन पटेल को यहाँ का चार्ज दिया गया। यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन का निधन हो गया था, उनके तबीयत जब खराब था उस समय ही आनंदीबेन पटेल को यहाँ का चार्ज दिया गया। फिलहाल आनंदीबेन पटेल के पास ही यहाँ का चार्ज है। मध्य प्रदेश में उपकरण का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका नाम है सुरक्षा। अब CSIO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने एमोसिस इंडिया के साथ मिलकर सूक्ष्मजीव परिशोधन उपकरण को विकसित किया है। यह डिवाइस जो है यह 10 से 15 मिनट में UVC प्रकाश और गर्मी का उपयोग करके किसी भी वस्तु को साफ कर देता है। यानी इस डिवाइस का यूज करके हम नाई की दुकान या कोई भी दुकान, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, ऐसे जगहों को हम क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। इसके जगह पर इसका यूज किया जा सकता है। चलिए आज के 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा इसे दिया जाता है। अभी गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। आपको कुछ दिन पहले न्यूज भी मिला होगा कि अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव यानी कोविड-19 पॉजिटिव निकले हुए हैं। यह एक वार्षिक पुरस्कार यानी प्रत्येक वर्ष इसे दिया जाता है। इसे प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को दिया जाता है। 23 जनवरी को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जयंती है, उसी दिन इसे घोषित किया जाता है। इसमें यह पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है और दूसरा संस्था को दिया जाता है। तो इस पुरस्कार में अगर किसी संस्था को दिया जाता है एक प्रमाण पत्र और संस्था को 51 लाख रुपया दिया जाए, और व्यक्तिगत में दिया जाएगा तो एक प्रमाण पत्र और 5 लाख दिया जाएगा। और इस पैसे का यूज वो लोग किस में क्षेत्र में कर सकते हैं? तो आपदा के क्षेत्र में इसका यूज कर सकते हैं। अब गृह मंत्रालय, चलिए आगे चलते हैं। 24वें क्वेश्चन, भारत का सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसने प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड जीता हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसका नाम है आदित्य। यह भारत का पहला नौका है जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है। यह जो फेरी है यह केरल राज्य के जल परिवहन विभाग की फेरी है। चलिए आगे चलते हैं आज के 25वें क्वेश्चन को। हाल में विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस के बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 अगस्त को मनाया जाता है। अब 3 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? यह एक्चुअल मनाया जाता है सावन पूर्णिमा, सावन मास की जो पूर्णिमा होती है, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही इसे मनाया जाता है। यानी आप ये भी समझ सकते हैं इसे रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। तो जिस दिन रक्षाबंधन, इस साल रक्षाबंधन 3 अगस्त था, इसलिए इसे 3 अगस्त को मनाया गया। अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसे मनाने का उद्देश्य है संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार और इसकी व्यापकता को बढ़ावा लेने के लिए। और संस्कृत जो है आपको पता होगा ये काफ़ी प्राचीन भाषा है, इसकी जड़ें हिंदी, गुजराती और बंगाली भाषाओं में देखने को मिलती हैं। आज के 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह गुयाना के राष्ट्रपति बने। यह गुयाना के पहले आवास मंत्री थे। यह पीपुल प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं जो डेविड ए ग्रेजर की जगह लेंगे, यानी इसके पहले राष्ट्रपति थे डेविड ए ग्रेजर, उनकी जगह यह लेंगे। गुयाना, तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन और मुद्रा है गुयानीज डॉलर। अब राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं। 27वां क्वेश्चन बोलिए। आदित्य पुरी के स्थान पर HDFC के नए CEO और MD का नियुक्ति किया गया, वो कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा शशिधर जगदीशन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा।
अब आपके पास एक क्वेश्चन ये भी होगा कि एचडीएफसी के पुराने कौन सी एमडी और सीईओ थे, तो आदित्य पुरी। नए कौन बन गए हैं, तो शशिधर जगदीशन बन गए हैं। अब इनका कार्यकाल का होगा, तो इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष का होगा, जो 21 अक्टूबर 2020 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। अब एचडीएफसी की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में, और इसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे, तो हसमुख भाई पारेख इसके फाउंडर थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आज का 28वां क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर के फाउंडेशन स्टोन का निर्माण किस राज्य में किया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हिमाचल प्रदेश में किया हुआ है। इसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है अभी रमेश पोखरियाल निशंक, और हिमाचल प्रदेश के सीएम श्री जयराम ठाकुर ने आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आधारशिला रखी। हिमाचल प्रदेश में हुई, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी, 2 राजधानी है, एक शिमला है, दूसरा धर्मशाला। सीएम जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलिए अगला देखते हैं आज के 29वां क्वेश्चन को। दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरे वीक का करंट अफेयर मिलता होगा, तो थोड़ा आप मैनेज कर लेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, और स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। चलिए आगे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा जारी सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसको लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। इस पुस्तक का लेखक का नाम बताता हूँ। लेखक का नाम है विजय कुमार चौधरी, यानी ऑप्शन डी। बतला दें कि विजय कुमार चौधरी जो हैं यह बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इस पुस्तक का उन्होंने अपने जीवन का यात्रा का जो संकलन है, अपने जीवन के बारे में जो है, उसमें इन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। इस पुस्तक का जो प्रकाशन होगा यह बिहार विधानसभा के सचिवालय द्वारा किया जाएगा। अब बिहार राज्य ने की, तो बिहार राज्य के सीएम नीतीश कुमार हैं, राजधानी पटना है, और यहाँ के गवर्नर फागू चौहान हैं। 31वां क्वेश्चन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया हुआ। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, और यह जो लॉन्च किया गया विद्यार्थी विज्ञान मंथन, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 11 तक के स्कूली बच्चे में, यानी स्कूली छात्रों में विज्ञान के प्रति लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, छात्रों में विज्ञान के प्रति प्रतिभा दिखाने और वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 32वां क्वेश्चन। हाल ही में एचआईएल इंडिया ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस देश को डीडीटी के 20 मीट्रिक टन का समर्थन किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी साउथ अफ्रीका को किया गया। और इसकी आपूर्ति जो होगी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सार्वजनिक उपकरण HIL लिमिटेड के द्वारा इसका आपूर्ति किया जाएगा। HIL लिमिटेड जो है यह दुनिया में DDT बनाने वाली एकमात्र कंपनी है। इसका गठन 1959 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आज के 33वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाएगा? 4 ऑप्शन, यानी कब मनाया जाएगा, ये कब मनाया जाता है, थोड़ा प्रिंटिंग में एरर है, कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह 7 अगस्त को मनाया जाता। अब आपको बतला दें कि 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता। तो जैसा कि आपको याद होगा कि 7 अगस्त 1905 की कहानी अगर याद होगी, तो 1905 आपको निश्चित रूप से ही याद होगा। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है यह बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है, और बंगाल विभाजन के विरुद्ध में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे स्वदेशी आंदोलन बोला जाता है। बंग भंग आंदोलन भी इसे बोला जाता था। यह स्वदेशी आंदोलन में घरेलू उत्पाद और उत्पादन की इकाई को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन को चलाया गया था। यह आंदोलन कोलकाता के टाउन हॉल में शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के विरुद्ध में क्या हुआ था, एक्चुअल बंगाल में कि जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया। और बंगाल को कैसे थे, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। एक्चुअल ब्रिटिश सरकार का कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे 2 भागों में बांटा गया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि इसे धर्म यानी संप्रदाय के नाम पर बांटा गया था। पूर्वी बंगाल जो था यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो इसे अलग किया गया, और पश्चिमी बंगाल था हिंदू बहुल क्षेत्र, तो दोनों को अलग कर दिया ताकि अंग्रेजों यानी ब्रिटिश सरकार की जो राजनीति है वो फल फूल सके, इसके लिए दोनों को अलग किया था। इसी के विरोध में
स्वदेशी आंदोलन चला गया था। घरेलू चीज़ को लोग क्या किया गया, बढ़ावा देने के लिए जो भी ब्रिटिश सामान था उसका लोगों ने क्या किया, विरोध किया। यह कलकत्ता के टाउन में इसी के लिए 7 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य है कि हथकरघा उद्योग के महत्व को लोगों को समझाना और जो बुनकर है उनकी आय को बढ़ाना। पहली बार इसे 2015 में चेन्नई में मनाया गया, उसमें मोदी जी के इन्हें इसका उद्घाटन किया। चलिए 34वां क्वेश्चन, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा किस बैंक, थोड़ा प्रिंटिंग में एरर है, ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी यह एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि एक्सा है क्या। तो एक्सा जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बॉट है। अब बॉट आपको नहीं समझ में आया होगा कि बॉट क्या है। तो बॉट जो है यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें प्रोग्राम के द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें आप जैसा इंस्ट्रक्शन दे देंगे वो वैसा ही कार्य करेगा। तो बॉट को जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया वैसा ही यह कार्य करेगा। यह जो बॉट है यह 3 भाषा, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश, तीनों यानी हिंदी इंग्लिश का जो मिक्सचर, तीनों भाषाओं को बोलने में यह बॉट सक्षम है। यह बॉट जो क्या करेगा, कस्टमर का जो भी क्वेश्चन होगा उसको ये क्या करेगा, जवाब दे सकता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख कस्टमर के जवाब देने में यह बॉट सक्षम है। चलिए आगे चलते हैं आज के 35वें क्वेश्चन की तरफ। आज का पहले, दिग्गज कांग्रेस के नेता सीएम शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन डी, ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के रूप में कार्य कर चुके थे। ये कब सीएम थे, तो ये जून 1985 से लेकर मार्च 1986, यानी काफ़ी कम समय तक ले यह सीएम के पद पर थे। अब महाराष्ट्र में थे तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, डिप्टी सीएम अजीत पवार है। यह महाराष्ट्र जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1 मई 1960 को बम्बई प्रांत विभक्त होकर 2 भागों में बट गया, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। चलिए आगे चलते हैं आज के 36वें क्वेश्चन का। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सहकार कोट्यूब एनसीडीसी, थोड़ा मिस्टेक है, सहकार कोट्यूब एनसीडीसी एक चैनल है उसको लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा। 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री हैं। यह एनसीडीसी का मतलब राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का एक चैनल है। इसमें किसान युवाओं को सहकारिता का लाभ उठाने और उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए इस चैनल को शुरू किया गया। यह एक यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है सहकार कोट्यूब एनसीडीसी इंडियन, इसकी शुरुआत की गई। यह चैनल हिंदी समेत 18 भाषाओं में प्रसारित होगा। चलिए आगे चलते हैं आज के 37वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात उच्च स्तरीय एक समूह बनेगी, इसके अध्यक्ष कौन हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसके अध्यक्ष संजीव पुरी हैं। संजीव पुरी आईटीसी के एमडी और चेयरमैन है। यह अब किसकी बात आई, इसमें बात आई गई आपकी वित्त आयोग के बारे में। तो थोड़ा सा हम वित्त आयोग के बारे में जानें। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अनुसार होता है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है और इसका गठन केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध यानी पैसे के बंटवारे के लिए इसका आयोग का गठन किया था। पहली बार इस आयोग का गठन 1951 में। अब इसके लिए अनुच्छेद है, यानी यह एक संवैधानिक संस्था है और इसका हेडक्वार्टर जो है यह नई दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन एनके सिंह है, जो 2017 में। हम देखेंगे 38वें क्वेश्चन का। अगस्त 2020 में जॉन ह्यूम का निधन हुआ, उन्हें किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के वे विजेता हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीस यानी शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। यह उत्तरी आयरलैंड के एक प्रमुख राजनेता थे जो उत्तरी आयरलैंड के संघर्ष को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। इसके लिए इन्हें डेविड ट्रिम्बल के साथ 1998 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला हुआ था। अब नोबेल पुरस्कार जो है यह केमिस्ट्री, फिजिक्स, साहित्य, मेडिसिन, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है। शांति वाला जो नोबेल है यह नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, बाकी सभी जो नोबेल है यह स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार
अल्फ्रेड नोबेल के याद में इसे दिया था। यह स्वीडिश अल्फ्रेड नोबेल जो है यह स्वीडिश केमिस्ट्री मतलब और केमिस्ट्री के एक इंजीनियर थे। इन्होंने डायनामाइट का भी आविष्कार किया था। पहली बार नोबेल 1901 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के तहत 9,86,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाता है। 39वां क्वेश्चन को हम देखेंगे। स्वास्थ्य सहायता रोबोट का नाम क्या है जिसे मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा डिजाइन किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यह रक्षक इसका नाम है। यह कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए इसे बनाया गया। यह डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेट करेगा, इसके लिए इसे बनाया गया। इसे सेंट्रल रेलवे के मुंबई सेक्शन के द्वारा बनाया गया। बनाकर मुंबई जो है इसे बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल को इसे सौंप दिया गया। यह रोबोट टेम्परेचर को, पल्स को, ऑक्सीजन परसेंटेज को, इंफ्रारेड सेंसर्स को मेजर करने में सक्षम है। यह पेशेंट को फूड और मेडिसिन प्रोवाइड भी कर सकता है। 15 मीटर के रेंज में 150 मीटर के रेंज में यह रोबोट किसी भी दिशा में घूम सकता है। अब रेलवे क्या था, तो भारतीय रेलवे 18 जोन में है और मुंबई सेंट्रल रेलवे इसका मुख्यालय मुंबई में है। आपको ये पता होगा कि भारत में पहली बार रेलवे जो चली हुई थी, यात्री रेलवे, वह 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच में चली हुई थी। तो यह जगह सेंट्रल रेलवे के अधीन है, यानी इसका गौरव सेंट्रल रेलवे को ही प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं। हम देखेंगे 40वें क्वेश्चन को। कॉम्पिटेक द्वारा किए गए शीर्ष 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहर में किस भारतीय शहर को दिखाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हैदराबाद को दिखाया गया। यह 20 जो शहर था, 20 में से 18 शहर का जो सिलेक्शन हुआ, यह चाइना के ही 18 शहर है। बाकी 2 शहर, एक शहर अपना हैदराबाद है और दूसरा शहर है लंदन। हैदराबाद को 16वां स्थान मिला हुआ है और लंदन को 3रा स्थान, यानी चाइना के बाद मात्र यही 1-2 शहर हैं। अब हैदराबाद को जो 16वां स्थान मिला। हैदराबाद में 3 लाख सीसीटीवी कैमरा थी, इसके कारण इसे 16वां स्थान मिला हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान चाइना के ताइयुआन को मिला गया। यह 4,62,255 CBT, यानी यह जो सर्वेक्षण हुआ यह अपने शहर में सीसीटीवी निगरानी यानी कैमरे की निगरानी से आप शहर को कितना सुरक्षित रख पाते हैं, इसके लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। यह वीकली करेंट अफेयर का वीडियो था। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। आपका अगर कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव निश्चित ही देंगे। वीडियो का पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप क्यूज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज क्यूज भी होता है और करेंट अफेयर का भी क्यूज होता है। चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चैनल चलाता है। आपको एग्जाम से रिलेटेड भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपको उसका सही सटीक जवाब दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।